to Superb. The arrangement of all known elements according to their properties in such a way that the elements with similar properties are grouped together in a tabular form is called periodic table. मतलब जितने भी नेचर में एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं उनको उनके सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना एक टेबल के फॉर्म में, इसे ही पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो आज जो हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके पहले भी ढेर सारे अप्रोच हुए हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले आए थे डोबेर्नियर, उन्होंने उन्हें एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में क्लासिफाई किया। फिर आए न्यूलैंड ने ऑक्टेव के अकॉर्डिंग किया। लोथरमेयर कर्व आया, फिर आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्टिंग के ये जो मेंडलीव तक के अप्रोच थे, यहाँ तक जितने भी थे, ये इनका कहना था कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब इन्होंने जो क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक वेट की वजह से किया था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग फॉलो करते हैं, जो दिया था हेनरी मोज़ले ने, इनका कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उनके एटॉमिक वेट की वजह से नहीं, बल्कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दिया, और आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही पढ़ते हैं। एक एग्जांपल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें एलिमेंट एक तो ग्रुप होता है और एक पीरियड होता है। तो पीरियड में टोटल 7 पीरियड्स है यहाँ पर, 1 से लेकर 7 तक, और ग्रुप की बात की जाए तो 1 से 18 तक है, या 1 to 18 है। तो ग्रुप इसमें ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ढेर सारे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स का क्या ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस में, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिनके अभी मैंने नाम लिए, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं और भी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस में हम लोग देखते हैं तो कोई भी सर्कल है, उसका एक सेंटर होता है और एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। तो सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट बाउंड्री तक के रीजन को हम लोग कहते हैं रेडियस। जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के डिस्टेंस जो है, इसको कहेंगे हम लोग रेडियस, इसका रेडियस कहेंगे। उसी तरह एटम्स का भी कुछ रेडियस होता होगा, लेकिन एटम का रेडियस निकालना इतना इजी नहीं है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका 2 रीज़न है। एक तो पहले कारण ये है इसका कि कोई भी सिंगल एटम है उसको आइसोलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और दूसरा ये है कि इसका कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। एटम का कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं, जैसे कि ये सर्कल है तो इसका एक डिफाइंड बाउंड्री है कि हाँ ये आउटर मोस्ट रीजन है, ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर है, सॉरी ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। बट ये जब एटम के बात आती है तो इसका जो आउटर मोस्ट रीजन है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो एटॉमिक रेडियस का मोर एक्यूरेट डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में उसके दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसका हाफ करते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, एक एटम का रेडियस मिल जाएगा। तो इसे ही हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और एटॉमिक रेडियस ऐसे ही मेज़र किया जाता है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं। पहला है कोवलेंट रेडियस, दूसरा है आयनिक रेडियस, तीसरा है मेटेलिक रेडियस, और चौथा है वैन डेर वाल्स रेडियस। अब हम लोग देखेंगे
एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारा इंक्रीज़ करता जाता है। इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग और नीचे जाएंगे ग्रुप में तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ग्रुप 1 का एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हम लोग लिए। अब इसमें जो लिथियम का अगर हम लोग एटम लेते हैं तो मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है और ये उसका दूसरा शेल है। तो पहला शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जब बात आएगी सोडियम की तो यहाँ एक और शेल बढ़ जाएगा। फिर बात आएगी अगर पोटेशियम की तो एक और शेल बढ़ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ते जाती है, तो एटॉमिक रेडियस भी हमारा बढ़ते जाता है। और अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारा डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस और कंसाइज होते जाता है और छोटा होते जाता है। इसका यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शन दिया जाता है कि ये जो पीरियड के अलॉन्ग हम लोग जा रहे हैं तो इसमें साइज़ जो है वो और डिक्रीज़ करते जाना करेगा, बट यहाँ डिक्रीज़ नहीं करता है। तो ये एटॉमिक रेडियस का एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है और ये हमें याद रखना पड़ता है। फिर बात आती है दूसरे टर्म आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि हमें चाहिए होता है किसी भी आउटर मोस्ट शेल से वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो डेल्टा एच जो है वो हमें सब पॉजिटिव ही रहता है, ये ऑलवेज़ है। और इससे अगर एग्जाम्पल के पॉइंट पे देखें तो हमारा मान लीजिए ये एक एटम है, कोई भी एटम है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें इसे रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से निकालना है, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी और उसी मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को निकालें तो ये उसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगा। और मान लीजिए इसी एटम में एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर पहले से ही एक और इलेक्ट्रॉन रहता है और हमें इसे भी निकालना है। ये पहले निकाल लिया, उसके बाद फिर इसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, इसके निकालने के बाद इसको निकालने में जो भी एनर्जी लगेगी तो इसको हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ प्रेजेंट होता और ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी हमें फिर से ये इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत होती, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो और ट्रेंड में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो सबसे ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। सक्सेसिवली ये बढ़ते जाता है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें एनर्जी लगी, अब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी और तीसरे को निकालने जाएंगे तो उसमें और भी एनर्जी लगेगी। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा जो होता है वो घटते जाता है। घटते क्यों जाता है? क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं उसमें उसका साइज़ जो है वो बड़ा होते जाता है। साइज़ बड़ा होते जाता है तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूजली बाउंडेड रहते हैं। उसमें न्यूक्लियस का उतना फोर्स नहीं लग पाता है, तो वो लूजली बाउंड रहते हैं। तो उसको निकालना, उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है। तो टॉप से बॉटम में जाएंगे तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटते जाता है। और बात आएगी जब लेफ़्ट से राइट जाने की, तो लेफ़्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि साइज़ और होते जाता है। और अलॉन्ग द पीरियड अगर साइज़ छोटा होता है तो साइज़ छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स उसमें और ज़्यादा लगता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करता है न्यूक्लियस का, तो वो और टाइटली बाउंडेड रहता है। तो उसमें और एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो
लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ते जाती है। और अब बात आती है एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन के केस में हम लोग देखेंगे, ये हमारा एक पीरियड का हम लोग लिया, पीरियड नंबर 2 का ये एलिमेंट से लिथियम है, फिर यहाँ बेरिलियम आना चाहिए बट यहाँ बोरोन है, फिर यहाँ बोरोन रहना चाहिए, फिर कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, नियॉन। बट एक्चुअल केस में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिथियम के बाद बेरिलियम ना होकर के यहाँ पर बोरोन है। और ये ट्रेंड सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में देखेंगे तो इसका जो है वो 2s2 होता है और ये है 2p1। तो ये फुल्ली फिल्ड है, ये जो s का है ये फुल फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से बोल सकते हैं, और ये स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरोन से ज़्यादा होता है। बोरोन का 2p1 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर हटाना ईजी है, तो इसीलिए इसका बेरिलियम का ज़्यादा होता है। फिर बात आती है ऑक्सीजन की तो और नाइट्रोजन की। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों ही एक तरह से स्टेबल होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और सब के कंपैरिजन में। तो यहाँ नाइट्रोजन में भी पी जो है वो हाफ फिल्ड है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 है। तो नाइट्रोजन जो है वो इस एक तरह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमें और लगेगी, तो मतलब इस नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का जहाँ टर्म है वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन से भी हो सकता है। अब बात आती है पीरियड नंबर 3 की। तो यहाँ पर भी सोडियम, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन है, और यहाँ पर ये इस पॉइंट पे भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका 3s2 होता है और इसका 3p1 होता है, और s2 जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड है तो 3p1 से भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग देखें तो ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा जो है वो घटते जाता है, और पीरियड के अलॉन्ग देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा बढ़ते जाता है। अब बात आती है तीसरे टर्म की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द वैलेंस शेल। एटम में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली ये एक्सोथर्मिक होता है, बट किसी किसी केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये एंडोथर्मिक भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसका जनरल केस देखेंगे तो अगर ये एक मान लीजिए एक गैसियस एटम है, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो ये एनायन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एटम जो है वो एनायन बन गया। अब इसमें से जो एनर्जी हम लोग का रिलीज़ हुआ, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुआ इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एग्जांपल ऑक्सीजन का लेकर के देखते हैं। तो एक ऑक्सीजन का एटम लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड किए तो ये एनायन बनाया। एनायन बनाने के साथ साथ ये कुछ अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ किया, ये -141 किलो जूल पर मोल रिलीज़ किया। तो ये उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब इस एनायन बनने के बाद फिर से हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये O-2 बनाता है, और इसमें जो हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। अभी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, अभी फिर से हमें एनर्जी लग रही है क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने जा रहे हैं तो हमें एनर्जी और लगेगी, हमें खुद देनी पड़ेगी एनर्जी। तो ये वाला जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये जो स्टार्टिंग में था ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और सेकेंड वाले केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये इसका क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं तो टॉप टू बॉटम अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारा वो डिक्रीज़ करते जाता है, और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा। और इसका एक एक्सेप्शन केस भी है कि जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और डिक्रीज़ करते जाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हैलोजन ग्रुप का देंगे तो उसका क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बट यहाँ एक्चुअल केस में देखेंगे तो फ्लोरीन का ना हो करके यहाँ क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो वहाँ पर रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है और ये फ्लोरीन का उससे कम होता है। उसके बाद फिर जनरल ट्रेंड फॉलो होता है कि हाँ ब्रोमीन का है, उसके बाद फिर आयोडीन का है। तो ये हमें याद रखने वाला एक पॉइंट है, ये केस जनरली पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की। तो दूसरा टर्म हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या समझते हैं? टेंडेंसी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये एक टेंडेंसी है, किसी भी अगर कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्डेड पेयर में से कोई भी एटम जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल में देखेंगे तो मान लीजिए ये ए है और ये बी एटम है और ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, और बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से। तो अगर मान लीजिए बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ए के टुवर्ड ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचाए हुए रहेंगे। तो ये किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का टेंडेंसी है अपने टुवर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही पड़ता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर होता है। अब इसका ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे इसका वेरिएशन होता है। तो टॉप टू बॉटम, या हम लोग कहें कि ग्रुप में अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटते जाती है, और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं हमारा पांचवा कैरेक्टर, दैट इज़ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि मेटल से एसोसिएटेड रहता है। इसमें ढेर सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि कह सकते हैं लस्ट्रस है या नहीं, मेलिएबल है या नहीं, कंडक्टिविटी है उसका कैसा है किसी भी एलिमेंट का, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है। और अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो शो होता है, वो देखा जाता है कि कोई भी मेटल जो है वो कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है कटायन बनाने के लिए। मेटल्स जनरली कटायन बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को कितना ईज़िली लूज़ करता है। जो जितना ईज़िली लूज़ करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखे थे कि डाउन दी ग्रुप हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो और भी बढ़ते जाता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी ईजी होगा। तो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना बहुत ही ईजी हुआ, और वो लूजली बाउंडेड है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 की, और ग्रुप 1 में हम लोग जाते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी बात आती है। तो ये अगर हम लोग डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो सीजियम जो है वो सबसे बड़ा एटम है, और सीजियम का जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और लूजली बाउंडेड होगा, तो इसको यहाँ से निकालना और भी इजी होगा, और इजी होगा तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर और भी ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे अलोंग द पीरियड जाने की, तो लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर और भी घटते जाता है। ये एक जनरल ट्रेंड था जो कि हमें याद ही होना चाहिए, और इतना भी पता चलेगा रहेगा, अगर इतना भी याद रहेगा पांचों कैरेक्टर के बारे में, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो या तो हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या फिर लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, या तो हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं या तो हम लोग पीरियड में देख रहे हैं। तो ग्रुप में जाने पे क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। अब यहाँ पर तो एक एक प्रॉपर्टीज़ का हम लोग देख लिए कि एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, आयनेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है। अब उसको याद भी करना है। तो ये ट्रेंड को हम लोग एक जगह लिख दिए कि एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर उसे हम लोग याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग एक ट्रेंड देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो होगा, लेफ़्ट से राइट जाने पे उसका अपोजिट होगा।
जैसे कि टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं, किसी भी ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं और उसका वो जो कैरेक्टर है उसका बढ़ रहा है, तो लेफ़्ट से राइट जाने में उसका घटेगा। और अगर डाउन दी ग्रुप या टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं और उसका कैरेक्टर जो है वो घट रहा है, तो लेफ़्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। यहाँ पर जो पांचों कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज़ है सॉरी, उसमें हम लोग ये देखेंगे। तो पहले बात आता है एटॉमिक रेडियस की। तो ये याद करना तो बहुत ही आसान है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन दी ग्रुप टॉप टू बॉटम हम लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है हमारा बढ़ते जाता है। और ये टॉप टू बॉटम बढ़ते जा रहा है तो पीरियड में अलोंग द पीरियड या बोल सकते हैं लेफ़्ट से राइट जाने पर वो घटते जाएगा। मेटलिक कैरेक्टर भी याद करना ईजी है। याद करना क्या, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये दोनों कैरेक्टर सबसे आसान है कि जैसे डाउन दी ग्रुप हम लोग जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो फिर मेटलिक कैरेक्टर जो है वो हमारा बढ़ते जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं तो उनको निकालना और भी इजी होता है। तो डाउन दी ग्रुप जाएंगे हम लोग तो एटॉमिक रेडियस और मेटलिक कैरेक्टर ये दोनों जो हमारा टर्म है ये बढ़ते जाता है। डाउन दी ग्रुप टॉप टू बॉटम ये बढ़ते जाएगा तो पीरियड में ये कम होगा। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ये कम होगा। इसका है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे हम लोग तो ये बढ़ेगा, और अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारा घटेगा। और अब ये तीनों कैरेक्टर जो है वो अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है कि टॉप से बॉटम जाने पे जो इनका ट्रेंड है वो कम होते जाता है, और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इसमें बढ़ता है। तो इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये घटते जाता है, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये बढ़ता है। तो आप ये दोनों को बस याद रखिए, तो इसमें अपोजिट ही होगा उसका। इसमें भी लेफ़्ट से राइट जाने पे वाला भी अपोजिट होगा और इसमें अपोजिट वाला केस भी है। और ये दोनों तो समझ में आ ही गया होगा। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, टॉप से बॉटम हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाता है और लूजली बाउंडेड रहता है। तो ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हमारा है किसी भी एलिमेंट का, वो डाउन दी ग्रुप जो है वो बढ़ते जाएगा और लेफ़्ट से राइट जाने पे वो कम होते जाएगा। और बात आएगी आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये घटते जाएगी और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। बस ये याद रखिएगा, तो उसका अपोजिट जो होगा वो होगा। इस ट्रेंड को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। जैसे हर पेरेंट्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि उसका बच्चा जो है वो आईआईटी निकाले, किसी का रहता है कि वो मेडिकल फील्ड में जाए। तो यहाँ मान लीजिए एक माँ है और वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो आईआईटी में जाए। तो अगर हम लोग करेंगे एम ए मतलब एम से मेटलिक रेडियस और ए से मेटलिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस। तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो आईआईटी में जाए। आईआईटी में जाने के लिए आपको देना पड़ेगा AIEEE। तो उतना नहीं जाते तो फिर भी ये जो है आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब वाला जो टर्म है ये दूसरा ग्रुप में आता है और ये एक ग्रुप हो गया मेटलिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस का। तो ये वाला तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये कैरेक्टर जो है हमारा इंक्रीज़ करती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ करती है, तो लेफ़्ट से राइट जाने। होप सो आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching this video.